नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये बिहार बोर्ड क्लास 9, बिहार बोर्ड नहीं बल्कि एनसीईआरटी के बुक से है, क्लास 9 का। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का अध्याय 1 के है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आप लोग को कि इसको आज पूरे डिटेल में हम लोग इसका नोट्स के साथ पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका एक सदस्य बन जाना है, फैमिली बन जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा नोट्स में आ रहा है कि सबसे पहला टॉपिक वो है पदार्थ। पदार्थ क्या है, तो आप आसान से डिफिनीसन में ऐसे भी दे सकते हैं कि वह सब कुछ जो स्थान घेरती है जिसका बाहर होता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, या फिर अगर आप लॉन्ग फॉर्म में देना चाहते हैं इसका परिभाषा, तो आप ऐसे दे सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण में देखते हैं हवा, पानी, लकड़ी, धातु इत्यादि। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बाबू जितने भी इस ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तु है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, उस सब को हम कहते हैं पदार्थ। अब देखिए पदार्थ को हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो बोलना है बोल लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आपके सामने कुछ प्रश्न भी आएंगे, ठीक है, तो मैं उस प्रश्न को इसमें ऐड नहीं करने वाला हूँ। वो सभी प्रश्न जो होंगे वो आपके इस चैप्टर के पार्ट 2 में आपके बुक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं सबको लिया जाएगा। तो बेफिक्र होकर के पढ़िए, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में पूरा नोट्स एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब दूसरा जो टॉपिक आ गया कि पदार्थ के कणों की अभिलक्षणीय गुण। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण क्या होता है, तो देखिए पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण, जब चीनी या नमक को पानी में घोलते हैं तो वे दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनका स्वाद बना रहता है। अब देखिए ये इतने छोटे होते हैं पदार्थ के कण कि हम उन्हें अपनी नग्न आँखों से, मतलब कि बिना सूक्ष्मदर्शी के सहायता से नहीं देख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, गिलास पानी लेते हैं, उसमें हम नमक डाल दें और नमक को घोल दें, तो कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय बाद कि नमक उसमें से गायब रहेगा। अब अधिक नमक डालिएगा तो वो दिखेगा, छोटा छोटा उसका कण दिखेगा। लेकिन एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालिए और उसको घोलिए, तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि नमक पूरा उसमें का गायब हो गया रहेगा। तो वो क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच, इसका दूसरा जो टॉपिक है कि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। देखिए यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जल के जल भी एक पदार्थ है, अब उसके भी कण के बीच रिक्त स्थान होगी। तो ये बताइए नमक के जो छोटे छोटे कण होंगे वो जल के कण में जा कर के मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 1 गिलास पानी है। ठीक है, अब इसमें हम डाल दिए नमक, सॉरी और थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इसको मिटाने दीजिए, ये गिलास का बन गया, छोड़ो। चलो आगे देखते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ये दोनों इसका अभिलक्षणीय गुण है। पहला है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, यानी कि स्पेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं देखिए यहाँ पे कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ये पाया तो जाता है 5 अवस्थाएं में, लेकिन मुख्यतः 3 अवस्थाएं में पाया जाता है। तो 5 अवस्था में पढ़ना हमको नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ 3 अवस्था, जो जिसमें से पहला है ठोस, और दूसरा है तरल या द्रव भी बोल सकते हैं, और तीसरा है आपका गैस। ठीक है, तो इस सब के बारे में पढ़ना है, तो चलिए इस सब को भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठोस अब क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या होता है, तो ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठीक है,
देखिए ठोस के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। अब जो ठोस होता है उसका कण एक दूसरे के बहुत निकट निकट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उस पर अगर हाथ मारे तो ऐसे टूट वो अगर क्या रहेगा कि मजबूत रहेगा तो हमारा हाथ टूट जाएगा, मजबूत नहीं रहेगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर की इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इनके अणु जो होते हैं इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, और आकर्षण बल अधिक होता है तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को खूब जकड़े रहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि इनकी आकृति निश्चित होती है। ठीक है, आकार व आकृति इनकी निश्चित होती है। अगर ठोस का डिफिनीशन कोई पूछ दे तो आप लोग को ऐसे बोलना है कि वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है कि निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तरल की ओर, जिसे हम लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, तो तरल के कण ठोस की तुलना में अधिक स्वतंत्र होते हैं। अब जहाँ पास पास उसके होते हैं या थोड़ा दूर दूर होते हैं, इससे पानी में हाथ मारेंगे। तरल मतलब क्या समझते हैं कि जिसका आकार क्या हो कि अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो। जैसे समझिए कि यहाँ पे मेरे पास एक गिलास है। ठीक है, क्या है, एक गिलास है, इसमें हम पानी डालें आधा लीटर। कितना डालें, आधा लीटर। तो इसका आकार जो है किसके जैसा है, ग्लास के जैसा है। ठीक है, किसके जैसा, ग्लास के जैसा। अभी हम इसको क्या किए कि एक बाल्टी में क्या किया, हम डाल दिए। किस में डालेंगे बाबू, तो हम इसको बाल्टी में डालेंगे। तो इसका जो आयतन है आयतन है वो कितना है, आधा लीटर, तो 0.5 लीटर। ठीक है, अब इसी को हम क्या किया, बाल्टी में डाल दिए। तो बाल्टी में क्या हो गया कि ये भी 0.5 लीटर, यानी कि आयतन इसका क्या हुआ, तो आयतन निश्चित हुआ। लेकिन पहले जो गिलास के जैसा था अब वो हो गया बाल्टी के जैसा। इतना बात समझ में आया, इसी को हम कहेंगे तरल। आ रहा है बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं कि तरल के कण ठोस की तुलना में अधिक स्वतंत्र रहते हैं। जैसे अभी हम ठोस पे ऐसे हाथ से मार दें तो क्या होगा, या फिर ठोस अगर कमज़ोर रहेगा तो वो टूट जाएगा, नहीं तो हमारा हाथ टूटना तो निश्चित है। लेकिन इसमें क्या होगा कि पानी में डालेंगे तो इनके कण ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि उसके अपेक्षा ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं कि ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। पानी में हाथ आप आराम से मार सकते हैं। ठीक है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अब इनके कण के बीच आकर्षण बल होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक याद रखिएगा आप लोग। उदाहरण के लिए ले लीजिए पानी, दूध, तेल, जितने भी लिक्विड फॉर्म में आते हैं वे सब लिक्विड है, तरल है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं कि गैसीय अवस्था। तो गैस क्या होता है, तो ये देखिए पहले क्या क्या करेंगे हम कि गैस का डिफिनीशन ढूंढेंगे। तो गैस वह पदार्थ है जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है बाबू, तो दोनों होता है अनिश्चित। अनिश्चित कैसे, अब देखिए आयतन और आकार आप लोग को अनिश्चित कैसे होगा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे होगा। अब देखिए यहाँ से गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। अभी देखिए जैसे ये एक क्या है, बाल्टी है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, ऐसे ऐसे रहेगा। ये सब क्या है, गैस का कण है। वहीं अगर जल का बात हो जाए तो जल ऐसे होता है। ठीक है, जल ऐसे होता है एकदम पास पास। थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, हाँ चलिए, जल इतना पास पास होता है। उसके बाद जब बात आती है किसकी, तो बात आती है हमारी किसकी बाबू, तो बात आती है हमारी ठोस की। तो ठोस पूरा कुछ ऐसे होता है, क्या हुआ भाई, कुछ पूरा मतलब कि एकदम इसको अभी डॉट डॉट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, इसके कण एकदम आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना तो इनकी निश्चित आकार होती है और ना ही निश्चित आयतन होती है। इसके आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, उदाहरण के लिए क्या क्या है, तो उदाहरण के लिए है ऑक्सीजन। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ की विशेषताएं क्या है। तो पदार्थ में देखिए संपीड्यता होती है। संपीड्यता का मतलब क्या होता है बाबू, तो संपीड्यता, गैसों को आसानी से संपीड्यता किया जा सकता है लेकिन ठोस और तरल को नहीं।
अब संपीड्यता का मतलब क्या होता है कि इनके कण को आप एक दूसरे के आसपास लाया जाता है, मतलब कि पास पास लाया जाता है। तो ये क्या होता है कि ज़्यादा अगर जैसे कि कोई गैस एक कमरे में पूरा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेंगे कि एक सिलेंडर में क्या कर लेंगे, भर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे उस सभी गैस को, तो उसी को कहते हैं संपीड्यता। दूसरा है कि प्रवाहशीलता। तो प्रवाहशीलता किस में होती है, तरल और गैस में होती है, लेकिन ठोस में नहीं होती है। तरल और गैस में प्रवाहशीलता कैसे होती है, तो उच्च सांद्रता से किस सांद्रता की ओर जाता है, तो निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है। अगला है कि विस्तारशीलता। गैस अपने चारों ओर फैल सकती है। अब देखिए, हम गैस को किसी ड्रम में रख देंगे तो वो हमेशा क्या करते रहेंगे कि जो ड्रम के दीवार है उस पर टकराते रहते हैं। नेक्स्ट है कि गति। सभी अवस्थाओं के कण गतिशील होते हैं, लेकिन ठोस की यह गति न्यूनतम होती है। अब देखिए, सभी कण जो सभी पदार्थ हैं उनके कण हमेशा गतिशील होते हैं, लेकिन जो ठोस है ना, ठोस सॉरी किधर गया, ठोस है, तो ठोस की गति होती है, लेकिन इसकी गति न्यूनतम होती है, जिसके कारण ये अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता है। अब आता है आपके पास अगला प्रश्न कि क्या पदार्थ कोई एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है सोच करके, या फिर छोड़िए हम ही बता देते हैं। देखिए, पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब वो कैसे, तो आप समझ सकते हैं। हम क्या किए कि एक गिलास पानी लिए, ठीक है, क्या लिए, तो एक गिलास इसमें पानी ले लिए। अब इस पानी को हम क्या करेंगे, तो पानी को हम अगर फ्रीजर में रख देंगे तो ये पहले तो तरल था, क्या था बाबू, तो तरल था। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा ठोस। आ रहा है बात समझ में, ठोस हो जाएगा। अब वापस ठोस को क्या करना है, तरल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे कि ठोस को हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो फिर तरल में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि तरल है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जा सकते हैं। जैसे पहले तरल में था तो ठोस किए, फिर ठोस से तरल में किए। अब देखिए, अब तरल को क्या कर देंगे हम, यहाँ पे तरल को हम क्या करेंगे कि अगर और भी ज़्यादा गर्म करें, किधर गया, हाँ, तरल को हम और भी ज़्यादा गर्म करें तो क्या होगा, वो एक समय ऐसा आएगा कि भाप बन के उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका गैसीय अवस्था, ठीक है। ऐसे कुछ, किधर गया भाई, हाँ, तो ये ऐसे कुछ उड़ने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सब समझ में आया होगा। अब देखिए, पदार्थ की अवस्थानांतरण। तो पदार्थ की अवस्थानांतरण यही है कि चेंज करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। जैसे ठोस है तो तरल में चेंज करना, तरल है तो ठोस में चेंज करना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में ऐसा होता है कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करें कि कमरे के ताप पर छोड़ दे, तो वो बिना तरल में परिवर्तित हुए डायरेक्ट किस फॉर्म में चले जाएंगे, तो गैस फॉर्म में चले जाएंगे। उदाहरण के लिए ले लीजिए कपूर, नेफ्थलीन और आयोडीन। ये सबको हम क्या किए कि लाए, ठोस अवस्था में लाए और इसको हम कहीं रख दिए, ठीक है, खुले स्थान में रख दिए। तो ये क्या हो जाएंगे कि गैस में ना बन करके और सीधे क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे, तरल में ना बन करके सीधे गैस बन जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, तो ये उड़ जाएंगे। अब वहीं पे हम क्या कर लें कि अगर बर्फ़ को ले लें और खुले स्थान में रख दें, तो बर्फ़ पहले क्या होगा, पिघल जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि और ये द्रव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। लेकिन ये द्रव नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, तो ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा और ऊपर उड़ जाएगा। इसका कहानी इतना ख़त्म। चलिए नेक्स्ट है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है, ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तरल सीधे क्या बन जाता है, गैस में बदल जाता है, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। तरल क्या होता है, गैस में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। उदाहरण के लिए गीला कपड़े को हम अगर रख देते हैं तो कुछ समय ऐसा आता है कि उसका पानी सब खत्म रहता है, मतलब कि वो कपड़ा सूख जाता है। अब भाई पानी जाता कहाँ है, तो यही पानी जो होता है वाष्प बन करके और वायुमंडल में चला जाता है। नेक्स्ट है संघनन। तो संघनन क्या होता है, गैस के ठंडा होने पर तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इतना याद रखिएगा, ये शॉर्ट नोट से है, ठीक है, आप चाहे तो इसको बना करके लिए लिख सकते हैं। और ये नोट्स है, तो ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा,
अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी नोट्स का। अगर आप लोग ये ऐसा सोचते हैं कि हम बाद में नोट्स से लिख लेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे संघनन क्या होता है, तो गैस को ठंडा करने पर तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब कोई गैस है, जैसे कि हम क्या किए कि एक ठंडी बोतल आए, ठीक है, उसमें क्या किए कि हम उसको हम खुले जगह में रख दिए, ठीक है। तो खुले जगह में रखेंगे तो कुछ समय बाद उसके ऊपर छोटा छोटा पानी का बूंदे आ जाता है। तो अब वो बूंदे कैसे होते हैं बाबू, तो वो देखिए ठंडे बोतल पर पानी की बूंदे जमना है, ये सब क्या है, तो ये सब संघनन है। इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है गलन। तो गलन क्या होता है, ठोस के तापमान बढ़ाने पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। जैसे कि अब देखिए ठोस क्या है, तो ठोस हम कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि सोना ले लीजिए, तो सोना भी पिघलता है, लेकिन उसके लिए उच्च तापमान चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर हमको क्या करना है कि बर्फ़ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास अगर बर्फ़ है, बर्फ़ का ये टुकड़ा है, तो हमें इसको क्या करना है कि द्रव में बदलना है, गलाना है। तो हम सिंपल से इसको कमरे की ताप पर ही रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कमरे की ताप कितना होता है, तो बाबू बता दें कि कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इतना माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है जमाव। तो द्रव के ठंडा होने पर ठोस में बदलने की प्रक्रिया जमाव कहलाती है। जैसे पानी को हम फ्रीजर में रख देंगे और वो बर्फ़ बन जाएगा, यही सब क्या है, जमाव है, ठीक है। इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा पूरा एकदम टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित किससे किससे होता है, पहले तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। सतह क्षेत्र से, अगर सतह पानी जैसे कि थोड़ा सा है और सतह अगर अधिक है तो क्या होगा, तो वाष्पीकरण तेज़ी से होगी, ठीक है। हवा की गति। अब देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर उनको जाना है कहीं और कपड़े नहीं सूखे रहते हैं, तो ठंडी में क्या करते हैं कि पंखा चालू कर देते हैं और उसके नीचे अपने कपड़े रख देते हैं, मतलब उतना गीला नहीं, जैसे कि नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, इससे मतलब इससे भी तेज़ी से होती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो कम दाब पर वाष्पीकरण अधिक होती है, अगर वायुमंडल का कम दाब रहेगा तो इस पर वाष्पीकरण अधिक होगी। नेक्स्ट है कि ऊष्मा की भूमिका। तो ऊष्मा की भूमिका क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब पदार्थ में ऊष्मा डाली जाती है तो उनके कण में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। इससे पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, ठीक है। जैसे बर्फ़ पिघलकर पानी बनती है और पानी गर्म होकर कि भाप बनता है, ठीक। चलिए अब यहाँ तक आप लोगों का लगभग ये क्लास 9th का नोट्स, क्लास 9th लेसन 1 का नोट्स कंप्लीट हो चुका है। और इसका क्वेश्चन आंसर जितना भी है, एक नेक्स्ट है कि ताप परिवर्तन, ठीक है। ताप परिवर्तन वो सेल्सियस में दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, उसको आप लोगों को केल्विन में चेंज करना होगा, या फिर केल्विन में दिया रहेगा उसको आप लोग को सेल्सियस में चेंज करना होगा। तो ये मतलब कि जोड़ घटाव ही समझिए कि जोड़ घटाव है, तो आप लोग आसानी से ये कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए अभी इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सब जान लेते हैं। तो पदार्थ क्या है, तो पदार्थ क्या है आप लोग लिख सकते हैं नोट्स से देख करके। हाँ, और एक और बात कि बाबू जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं कि सभी क्वेश्चन को हम चेक भी करेंगे। अब वो चेक कैसे करेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप लोगों को क्या करना है कि हमें अपना फ़ोटो खींचना है, जो भी आप क्या किया है नोट्स बनाए हैं और क्वेश्चन आंसर किए हैं उसका फ़ोटो खींच करके हमें भेजना है, ठीक है। ऐसे हम आप लोग की कॉपी को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये सब आप लोगों को खुद से करना है। नेक्स्ट है कि ठोस, तरल और गैस की विशेषताएं लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण किन कारकों पर निर्भर होता है, ये भी बताए हैं।
और अगला है ऊर्ध्वापातन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ऊर्ध्वापातन क्या है, तो कुछ ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, तो ये सभी में ऊर्ध्वापातन होता है। नेक्स्ट है कि संघनन किसे कहते हैं। तो जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह तरल में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे सर्दियों में शीशे पर पानी की बूंदें जमना, ये सभी कर सकते हैं आप लोग। दाब और तापमान का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब आप लोग यहीं से लिख सकते हैं, ठीक है। और सब याद कर लीजिएगा ईमानदारी से। नेक्स्ट है कि गलन और जमाव क्या है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि गलन और जमाव। संपीड़ितता क्या है, ये सब हो चुका है। वाष्पीकरण क्या है, तो हो सकता ये हो चुका है। किसी गैस का आयतन व आकार निश्चित क्यों नहीं होता, तो ये देखिए कि गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है और वे स्वतंत्र इधर उधर गति करते रहते हैं, इसलिए गैसों के आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। इतना आप लोग लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ठोस में कण गति क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए ठोस के कण एक दूसरे के बहुत निकट निकट होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इस कारण वे केवल अपने स्थान पर ही कंपन कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तरल के लिए कोई दो उदाहरण दीजिए। तो पानी, दूध, तेल, जो मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्फ़ पिघलने पर उनके कणों की गति में क्या परिवर्तन होती है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उनके कणों को अधिक ऊर्जा मिलती है और वे अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि गैसें किस दिशा में फैलती है। तो गैसें सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है, क्योंकि उनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि बाय बाय, टाटा, टेक केयर।